ट्वेल्थ फिजिक्स एमपी बोर्ड 2025 यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अपने पास। ये इम्पोर्टेंट है, आए हुए भी हैं, और केवल इतना भी कर लेते हैं तो परीक्षा के लिए सफिशेंट होगा। जैसे हमारे पास एक है, चौक कुंडली को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो चौक कॉइल है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ेंगे या फिर पैरेलल। दूसरा है, चौक कॉइल जो है वो क्या होती है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगला है, ऐसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा उसका मान 1 होना चाहिए। आदर्श चौक कुंडली जो है उसका पावर फैक्टर 0 होता है। एक आइडल चौक कॉइल जो है उसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए वो अपने को करना है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है वो कौन सी धारा उत्पन्न करता है। अगला है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा, डीसी करंट की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होती है। जैसे ये 2023 में आया था हमारे पास, ये वाला 2023 में आया था और ये भी 23 में आया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दूसरा अगला है कि किस घटना के कारण बल्ब फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखें, लाइट फॉल्ट होने का क्या मुख्य कारण होता है। जिसे बल्ब जो फ्यूज हो जाता है उसका क्या कारण होता है, वही इसका भी आंसर है कि जब भी प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा एक हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अल्प समय के लिए अत्यधिक होने से लाइट फॉल्ट हो जाती है, जिससे बल्ब फ्यूज हो जाता है। अगला देखें, फैराडे के जो नियम हैं वो किस घटना से संबंध रखते हैं। अगला देखें, परिनालिका कैसा व्यवहार करती है। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं एक एक करके अपन क्लियर कर ले इनको तो बेहतर होगा, यूनिट नंबर 4 से अपना क्लियरेंस हो जाएगा। लेंज का नियम किस नियम के अनुरूप है। सातवां देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव तो इसको एक को करके छोड़ना नहीं है अपने को। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वो भी अपने को, यह सदिश राशि है, अदिश राशि है, कब अधिकतम कब न्यूनतम, इन चीजों को भी हमें करना है। अगला है हमारे पास, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा दी जाती है। अगला देखिए नौवा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है। अगला देखें, परिनालिका के अंदर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला, फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, लंबाई अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में फेरों की संख्या को दोगुना करने पर, यानी कि 10 है तो 20 करने पर, 20 है तो 40 करने पर स्वप्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा। तो वाला देखें कि ये जो राशि दे रहे, फार्मूला दे रखा है, ये क्या है, यानी कि ये किसका फार्मूला है, ये अपने को करना है। स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा उसका एसआई यूनिट आपको लिखना है। अगला देखें, स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा जो है वो मुख्य धारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये आंसर सही लिखा है। अगला देखें, इसमें हमारे पास कि परिनालिका को कैसे बनाया जाता है। सिंपल एक शब्द में उत्तर वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। अगला देखें, प्रेरकत्व कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या है। नेक्स्ट वाला देखें, प्रेरकत्व बढ़ाने के लिए कुंडलियों को किस क्रम में
जोड़ना चाहिए। यहाँ पर अपनों ने प्रेरकत्व कुंडलियों के लिए जो प्रेरकत्व है, रिजल्टेंट प्रेरकत्व, वो निकाला था। तो हमारे पास जो सीरीज में आता है वो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस में L3 आता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था उसमें E इज इक्वल टू 1 अपॉन में L1 प्लस 1 अपॉन में L2 प्लस 1 अपॉन में L3 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेरकत्व कुंडलियां हैं, इंडक्टर कॉइल्स जो है, उनको सीरीज में ही कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसमें इंडक्शन चूल्हा जो होता है वो किस घटना पर कार्य करता है। अगला देखें, एसी के एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट देखें, आर यानी कि प्रतिरोध का मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रतिघात और प्रतिबाधा, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस का जो वैल्यू है वो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखें, प्रेरण प्रतिघात जो है, इंडक्टेंस जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई वैल्यू क्या होगी उसकी। एक ये भी आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास, रूट ऑफ एलसी का एसआई यूनिट क्या है। नेक्स्ट देखें, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी को अनुनाद की शर्त कहते हैं। नेक्स्ट वाला देखें, अनुनादी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति का फार्मूला क्या है। ये आपको याद हो गई थी, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला होता है वही स्वाभाविक आवृत्ति का फार्मूला होता है, 1/2 रूट ऑफ एल सी। ये अनुनादी आवृत्ति का एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखें, कौन से अनुनादी परिपथ में धारा का प्रवर्धन होता है। हमने श्रेणी अनुनादी और समांतर अनुनादी परिपथ पढ़े थे, जिसमें से कौन से अनुनादी परिपथ में धारा का प्रवर्धन होता है, ये आप आइडेंटिफाई करें इसको। नेक्स्ट वाला देखें, संधारित्र कौन सी धारा को रोकता है। इसका जवाब देखिए अगले ऑब्जेक्टिव में, संधारित्र डीसी को रोकता है, परंतु क्यों। दोनों अलग अलग में, जैसे कि ये जो आपके पास 28 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ये 2 नंबर में भी आता है, ये वाला 1 नंबर में आता है। संधारित्र कौन सी धारा को रोकता है, इसका एक जवाब है डीसी को रोकता है। संधारित्र डीसी को क्यों रोकता है, तो इसका जवाब नीचे की साइड, कि संधारित्र के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा, यानी कि इनफाइनाइट होने के कारण संधारित्र डीसी को रोकता है। नेक्स्ट वाला देखें, एसी केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट शो करती है, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करती है। उसका क्या रीजन है, ये 2 नंबर में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखें, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अपने देश में, भारत देश में 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अन्य बहुत सारे देशों में, यानी कि अमेरिका जो है वहाँ पर ये 60 हर्ट्ज होती है। तरंग सदिश को, ये भी आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, तरंग सदिश को इस फार्मूले से दर्शाया जाता है 2π/λ, जहाँ पर यह वेवलेंथ है और यह तरंग सदिश का सिंबल है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो में कौन सी ऊर्जा में बदलती है, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही इसका आंसर रहेगा। अगले वाला देखें आप, डायनेमो में प्रयुक्त ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के ही क्यों बनाए जाते हैं, उसका कारण अपने को
लिखना है। ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और अगर 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो किस तरीके से आएगा कि डायनेमो में जो ब्रश होते हैं वो ब्रश कौन से मेटल के बने होते हैं, काय के बने होते हैं। ऐसी डायनेमो की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि जो एसी की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वही किसकी रहेगी, एसी डायनेमो। डीसी मोटर जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के लिए ऑब्जेक्टिव थे। इतने ऑब्जेक्टिव अगर हम कर लेते हैं तो इनमें से पक्का हमारे एग्जाम में कोई ना कोई आता ही है।